Hello students, welcome to the Simplest Biology Hub. I am Sharmila and today we continue the lesson digestion and absorption. In that lesson we already talked about the alimentary canal, the first part of the alimentary canal, mouth. In last video we discussed about it. Now we discuss the next part of the alimentary canals. In this video we discuss about the pharynx, esophagus, stomach and pancreas. These all four parts we covered in this video. So firstly we talk about the pharynx. Okay, this is our oral cavity. ये हमारी नोज़ की ओपनिंग है एंड ये हमारी माउथ की ओपनिंग है. सो वी राइट डाउन द नेम हियर, नोज़ एंड माउथ. नोज़ का जो पाइप है दैट वी कॉल्ड ट्रकिया और विंड पाइप, ये आपका फूड पाइप को ओवरलैप करते हुए लंग्स में जाता है एंड दिस इज़ फूड पाइप. This is wind pipe. Wind pipe we also called trachea. ट्रकिया एंड फूड पाइप दोनों एक ही जगह पे ओवरलैप होते हैं और हम कह सकते हैं कि दे आर ओपन इन द कॉमन स्पेस. तो ये जो कॉमन स्पेस है जहाँ पे दोनों की ओपनिंग हो रही है, दैट कॉमन स्पेस वी कॉल्ड फेरिंग्स. फेरिंग्स की लेंथ अगर हम देखेंगे तो इट इज़ अबाउट 12.5 सेंटीमीटर. 12.5 सेंटीमीटर का ये कॉमन पैसेज रहता है. एंड फेरिंग्स इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन. कौन से पोजीशन पे कौन सा फेरिंग्स है उसके अनुसार वो आपका नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होता है. अगर फेरिंग्स नेज़ल ओपनिंग जो है उसके पास में जो सबसे अपर वाला पार्ट है फेरिंग्स का वो कहलाता है नेज़ोफेरिंग्स. मिडल पार्ट ओरोफेरिंग्स और लास्ट ओपनिंग का पार्ट जो आपका विंड पाइप में ओपन हो रहा है, ट्रकिया में नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, मतलब ये वाला पाइप दैट वी कॉल्ड लैरिंगोफेरिंग्स. लैरिंगो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके जस्ट नीचे लैरिंग्स हमारा प्रेजेंट रहता है. दिस इज लैरिंग्स. लैरिंग्स इज नथिंग बट द वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड हमारा जहाँ से साउंड क्रिएट होता है. तो फेरिंग्स के जस्ट नीचे लैरिंग्स ओपन है और लैरिंग्स की जो ओपनिंग है जहाँ पे वो फेरिंग्स का एरिया दैट वी कॉल्ड लैरिंगोफ्लेरिंग्स. तो फेरिंग्स ऐसा 3 पार्ट में हमारा डिवाइड हुआ है. फूड पाइप एंड विंड पाइप जहाँ पे ओपन होते हैं वो फेरिंग्स का हमने ओके. तो ये जो हमारी खाने की प्रोसेस है, निगलने की प्रोसेस यहाँ से हो रही है. विंड पाइप को यहाँ पे एक फ्लैप है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप. That cartilaginous flap we called epiglottis. तो क्या काम करता है epiglottis? विंड पाइप को हम ग्लॉटिस बोलते हैं ना, ट्रकिया को हम ग्लॉटिस बोल रहे हैं. तो epiglottis ग्लॉटिस को कवर कर रहा है. कब कवर करता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉलोइंग, जब हम फूड को निगलते हैं. तो यहाँ से हम फूड खा रहे हैं, फूड मटेरियल आपका हाफली डाइजेस्टेड हो गया क्योंकि बकल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का 70% डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो 70% डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो नीचे आ जाता है दैट इज़ आवर चाइम. वो बोलस को हम बोलते हैं चाइम. वो नीचे आया, फेरिंग्स रीजन में आया एंड ये हमारी फूड पाइप से डायरेक्टली स्टमक में एंटर होगा नेचुरल कंडीशन में. बट एंड जब हम निकलते हैं, जब हम सॉलो करते हैं तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देगा, ढाक देगा. एक कार्टिलेजिनियस मसल से स्लैप है, कार्टिलेज की बनी हुई है. आपको कहा जाता है जनरली कि खाते समय हमें बात नहीं करना चाहिए क्योंकि लैरिंग्स कहाँ लोकेटेड है? फेरिंग्स के नीचे. लैरिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वॉइस. तो जब हम खाते खाते बात करते हैं तो एपिग्लॉटिस बेचारा कन्फ्यूजन में जाता है.
साउंड क्रिएट करूँ कि निगल लूँ। तो इस कंडीशन में वो फ्लैप होता है, वो कंटिन्यूसली कन्फ्यूजन में होता है, फ्लैप होता है, जिसकी वजह से बहुत बार हमें ना खांसी आ जाती है, ठसका आ जाता है, किसकी वजह से हमारे खाना जो है फूड पाइप जो नीचे जाना चाहिए था, स्टमक में जाना चाहिए था, वो गलती से हमारे ट्रकिया में चला जाता है। एक्चुअली वो कम्प्लीटली जाता नहीं, बट वो जैसे ही ट्रकिया के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है, देन हमें वहाँ से खांसी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज़ अबाउट एपिग्लॉटिस। फेरिंग्स क्लियर हुआ, आई थिंक सो, क्योंकि ये तीनों पार्ट आपके है, जस्ट उसके नीचे लोकेटेड है लैरिंग्स। ओके, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। फूड पाइप हमारा आगे बढ़ेगा, देन स्टमक में ओपन होगा। तो ये जो रन कर रहा है हमारी फेरिंग्स के नीचे से, हमारी नेक रीजन से लेते हुए, चेस्ट रीजन से लेते हुए डायफ्राम के नीचे, क्योंकि स्टमक का लोकेशन है डायफ्राम के नीचे है, तो यहाँ तक जो रन कर रहा है इसकी टोटल, इसे हम बोलेंगे ईसोफेगस। फूड पाइप को ही बोला जाता है ईसोफेगस। ओ साइलेंट होता है, यहाँ पे ओ का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, तो बहुत सारी बुक्स में आपको स्पेलिंग ई से स्टार्ट होते हुए भी दिखेगी, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, दोनों स्पेलिंग सही है। ईसोफेगस, ईसोफेगस की जो लेंथ है टोटल वो है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। एंड इट ओपन इन द स्टमक। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, स्टमक में ओपन हो रहा है। स्टमक कैसा है हमारा? जे शेप है स्टमक। स्टमक में ओपनिंग जहाँ पे आपकी ईसोफेगस की हो रही है और यहाँ स्टमक एंडेड हो रहा है, यहाँ पे ये ओपन होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो दोनों ओपनिंग पे, ईसोफेगस की ओपनिंग में स्टमक में हो रही है, स्टमक की ओपनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, दोनों ओपनिंग में एक स्पेशल टाइप्स की मसल्स प्रेजेंट रहती है, दैट वी कॉल्ड स्पिनेक्टम, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टमक के लिए हेल्पफुल होती है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्टमक। ईसोफेगस कंप्लीट। ईसोफेगस से रिलेटेड और एक चीज़ है, जब फूड मटेरियल ईसोफेगस में से पास आउट होता है तो उसकी जो पासिंग होने की प्रोसेस है, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड पेरिस्टालिक मूवमेंट। और पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या होता है? सपोज ये फूड पाइप है, अगर ये मस्कुलर पार्ट है, इसके अंदर हम कोई ज़्यादा डाल देंगे तो ये आपको इस तरह से फूल जाएगा और वो आगे आगे जाके अपना ओरिजिनल कंडीशन में आता जाएगा। तो इस तरह की जो मूवमेंट है फूड के अंदर, फूड पाइप के अंदर फूड की, वो कहलाती है आपकी पेरिस्टालिक मूवमेंट। तो इस तरह की मूवमेंट हमारा ईसोफेगस शो करता है जब फूड मटेरियल ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट स्टमक। Stomach is a muscular bag which is located the upper region of the abdominal cavity. Thoracic cavity end हो रही डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम के ऊपर की जो कैविटी क्या रहती है? थोरेसिक कैविटी है। डायफ्राम के नीचे की जो कैविटी है हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। तो ये हमारी जस्ट डायफ्राम के नीचे लोकेटेड है। तो फर्स्ट थोरेसिक कैविटी फर्स्ट एब्डोमिनल कैविटी, जो इनिशियल एब्डोमिनल कैविटी है, वहाँ पे इसका लोकेशन है, ये हम बोल सकते हैं। स्टमक इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक ये पास का स्टमक है, ये ना आपका जस्ट हार्ट के नीचे लोकेटेड है। तो हार्ट के नीचे लोकेटेड है, इसलिए ये हार्ट के पास में जो स्टमक का एरिया है, दैट स्टमक एरिया, एक सेकंड में ना यहाँ पे फिर से इसको ड्रॉ करते तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। और फेरिंग्स इज क्लियर ना। So we draw here stomach again. It is a J-shaped muscular bag. Yes, okay. Yeah. Near to the heart, जो stomach का part है, that is the cardiac stomach. Near to the small intestine, जो stomach का part है, that we called parietal stomach. कार्डियक, पैराइटल एंड पैराइटल नहीं, पैराइटल तो सेल्स प्रेजेंट है उसकी। पाइलोरिक स्टमक जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है, एंड जो मिडल पार्ट है दैट वी कॉल्ड फंडस स्टमक।
These are the three part of the stomach. Stomach also have three types of the cell. स्टमक के पास तीन तरह की सेल्स हैं, पैराइटल सेल, चीफ सेल एंड गॉबलेट सेल. Parietal cells are responsible for the formation of HCl. Chief cells are responsible for the formation of enzyme, pepsin. एंड गॉबलेट सेल जो है वो हमारी क्रिएट करती है म्यूकस. तो गॉबलेट सेल सबसे आउटर साइड में यहाँ पे इनर साइड में होगी ये जो म्यूकस क्रिएट कर रही है. ओके, तो म्यूकस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, इनर साइड से स्टमक की सेल्स को कवर कर रहा है. और यहाँ पे सब HCl भरा हुआ है. तो इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिलअप रहता है इन केस ऑफ स्टमक, द pH ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ 1.5 to 1.8. इतना कम pH है, मतलब हाईली एसिडिक नेचर है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे फिलअप है. अगर इसमें हम एक ब्लेड डालते हैं तो वो ब्लेड को भी आपका क्या बोल सकते हैं, हम लिक्विफाई कर सकता है, या ब्लेड को ही पूरी तरीके से लिक्विफाई में कर सकता है, उसको फिनिश कर सकता है. इतनी कैपेबिलिटी उसकी है, इतना pH उसका है. तो भी ये स्टमक की वॉल के ऊपर अफेक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि स्टमक के वॉल के अफेक्ट ऊपर क्या है, गॉबलेट सेल्स है जो हमारी म्यूकस बनाती है. आपने देखा होगा कि अगर हम किसी सरफेस के ऊपर ऑयल डालते हैं और ऊपर से पानी डालने की कोशिश करते हैं तो पानी उस सरफेस को गीला नहीं कर पाता. वैसे ही ये गॉबलेट सेल की वजह से जो म्यूकस आपकी इस लेयर पे जमा हुआ है, ये म्यूकस के कारण ये HCl आपकी जो स्टमक की वॉल से उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं कर सकती, स्टमक की वॉल्स को कुछ ख़राब नहीं कर सकते, है ना. चीफ सेल्स हमारा पेप्सिन बना रहा है जो एक एंजाइम से. तो ये तीन तरह की सेल्स हमारे स्टमक के वॉल प्रेजेंट है. एंड जो हमारा गॉबलेट सेल जो उसको म्यूकस क्रिएट करके स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट कर रही है. इसके अलावा क्या होता है, चीफ सेल पेप्सिन बनाता है. इसके अलावा और एक एंजाइम्स हमारी स्टमक में बनता है. तो एक्चुअली स्टमक में 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स क्रिएट होते हैं. एक बनता है पेप्सिनोजन एंड सेकंड इज प्रोरेनिन. Pepsinogen and prorenin are the inactive form of enzyme. So we called it inactive enzyme. जब पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन स्टमक सेल्स में बनता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. बट जैसे ही वो HCl के कांटेक्ट में आते हैं तो HCl उनको एक्टिव करता है. तो हम ये बोलेंगे पेप्सिनोजन when come in contact with HCl it is active form और active form is pepsin. एंजाइम है आपका पेप्सिन. पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. इसके पहले हमारी बकल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ था. बकल कैविटी में सिर्फ 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था. तो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है पेप्सिन के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ पेप्टोन्स. पेप्टोन ये सिंपल फॉर्म नहीं है, ये सेकंड सिंपल फॉर्म है. पेप्टोन्स को और डाइजेस्ट करना है अमाइनो एसिड में, हमें फाइनली उसको ब्रेक डाउन करना है अमाइनो एसिड के फॉर्म में. तो पेप्सिन 90% प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर रहा है. मतलब प्रोटीन का 90% डाइजेशन इन स्टमक हो रहा है. ओके, फिर प्रोरेनिन क्या करता है, प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ, जब HCl के कांटेक्ट में हो जाएगा तो रेनिन बन जाएगा. रेनिन इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम एंड रेनिन डाइजेस्ट करता है 100% ऑफ मिल्क. मिल्क जो खाते हैं उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट करता है एंड फॉर्म करता है कैसीन. इट इज़ द सिंपल फॉर्म. मिल्क का सिंपल फॉर्म कैसीन, कैसीन के फॉर्म में उसको रिलीज़ करता है. तो मिल्क का 100% डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, स्टमक में हो रहा है. यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने की पॉसिबिलिटी है. एग्जाम में पूछा जाता है विच एंजाइम इज़ हाईएस्टली प्रेजेंट इन द
चाइल्ड, छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है? तो रेनिन प्रेजेंट है, क्योंकि मिल्क ये उनका आहार रहता है, ये फूड मटेरियल रहता है एंड मोस्ट ऑफ द रेनिन की वजह से आपका मिल्क का जो डाइजेशन है रेनिन की वजह से हो रहा है, तो रेनिन का कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ स्मॉल चाइल्ड हाई रहता है। जैसे जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं अडल्ट में ये कंडीशन, ये कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े हो जाते हैं तो दूध पीना छोड़ देते है ना। तो दूध पीना छोड़ देंगे तो यहाँ पे दूध को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि दूध ही नहीं तो डाइजेस्ट किसको करेंगे, है ना। तो धीरे 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 हमारी बॉडी में से या फिर स्टमक में से रेनिन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होता जाएगा। दिस इज़ अबाउट द स्टमक। स्टमक इस तरह से हमारा क्लियर हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट द पैंक्रियाज। सो मैं पहले इसको मिटा दूँ थोड़ा सा। पैंक्रियाज इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लोकेशन कहाँ है? बिलो द लीवर। लीवर के जस्ट बिलो लोकेटेड है। ओके, पैंक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इरेगुलर शेप है। ये एक जूस बनाता है या फिर हम बोलेंगे एंजाइम है। एक्चुअली पैंक्रियाज एक ग्लैंड है, इसे हम बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। ग्लैंड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वैसे भी एक बता दूँ सिंपली, 3 तरह की ग्लैंड होती है आपकी, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी एंजाइम्स या हार्मोन्स के अलावा कुछ भी केमिकल बनाती है तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। हार्मोन्स प्रिपेयर कर रही है तो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। और ये मिक्स्ड ग्लैंड है जो दोनों क्रिएट करती है, हार्मोन भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है। तो वी कॉल्ड इट द एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोनों के काम परफॉर्म कर रही है। ओके, तो इसका कौन सा पार्ट एंडोक्राइन की तरह वर्क करता है और कौन सा पार्ट एक्सोक्राइन की तरह वर्क करता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे इसको। ये लीफ लाइक पार्ट है, इसके अंदर पूरा जूस भरा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि ये जो पार्ट है ये आपका कुछ इजलैंड जैसा दिखाई देता है। इजलैंड रहता है ना, पूरा पानी से भरा जगह और बीच में आपका लैंड सरफेस दिखाई देता है आपको, वो इजलैंड। तो ये ऐसा पूरा लिक्विड मटेरियल में ये इजलैंड जैसा हिस्सा दिखाई देता है। तो ये इजलैंड वाला हिस्सा सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने। तो इस एरियाज़ को नाम दिया गया उस साइंटिस्ट के नाम पे बेसिस पे, इजलैंड ऑफ लैंगरहैंस। एंड ये इजलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस के पास जितनी सेल्स है, दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। वो सेल्स हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। और बाकी की जो ये बची कुची सेल्स है, ये आसपास की जो बची कुची सेल्स है, ऑल दीज आर एक्ट्स एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करती है एंड लैंगरहैंस की सेल, इजलैंड की सेल आपकी एंडोक्राइन की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होता है नीट के लिए भी, कौन सी सेल्स आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह परफॉर्म करती है। तो इजलैंड ऑफ लैंगरहैंस की जो सेल्स है वो एंडोक्राइन की तरह बिहेव करती है। ओके, तो ये कौन सा एंजाइम बना रही, सॉरी कौन सा हार्मोन बना रही, हार्मोन बना रही क्योंकि एंडोक्राइन पार्ट है। तो ये ग्लैंड बनाती है हमारे 2 तरह के हार्मोन। एक तो है इंसुलिन एंड दूसरा है ग्लूकागॉन। दोनों का फंक्शन है हमारी ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना। बोथ आर मेंटेन अर ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो दिस इज अबाउट द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द pancreas. Now we talk about the exocrine part of the pancreas. Exocrine part में जो है ना 4 तरह की सेल्स होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड एफ सेल।
एक्चुअली एक्सोक्राइन के पास नहीं, ये सभी जगह पे है। अल्फ़ा बीटा डेल्टा एंड फेफ्स, ये पूरे लैंगरहैंस के जितनी पैंक्रियाज की जितनी भी सेल्स हैं ना, ये 4 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फ़ा बीटा डेल्टा एंड एफ सेल्स। तो अल्फ़ा बीटा डेल्टा, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी देख लेते हैं हम कितना है। अल्फ़ा सेल्स आपकी नियर अबाउट रहती है 10% ऑफ द टोटल सेल्स। बीटा सेल्स है हमारी 70% ऑफ द टोटल सेल्स, नहीं ये 20% है, सॉरी। अल्फ़ा सेल इज़ द 20% ऑफ द टोटल सेल, बीटा सेल्स इज़ द 70% ऑफ द टोटल सेल एंड डेल्टा एंड एफ सेल्स आर द 5% ऑफ द टोटल सेल। टोटल नंबर ऑफ सेल्स के 5% होती है। तो अल्फ़ा बीटा एंड डेल्टा, ये जो 3 तरह की सेल्स है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। एंडोक्राइन की तरह बिहेव करती है, हार्मोन बनाती है। एंड एफ सेल्स इट इज़ बिहेव एज अ एक्सोक्राइन, और ये हमारा बना रही है एंजाइम्स। इस तरह से प्रिपरेशन हो रहा है हमारा हार्मोन्स एज वेल एज एंजाइम्स। तो ओके, ये एंजाइम कौन से प्रिपेयर करिए? पैंक्रियाज हमारा बना रहा है। 2 तरह के एंजाइम बनाता है पैंक्रियाज, 3 तरह के। फर्स्ट है अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज हमने पहले भी देखा था, सलाइवरी अमाइलेज। एक सलाइवरी ग्लैंड में बनता है जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, ये पैंक्रियाज में बन रहा है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। दूसरा बन रहा है आपका ट्रिप्सिन एंड थर्ड बन रहा है लाइसिन। amylase, trypsin and lysine, these are the enzyme which are help in the digestion of protein as well as फैट के एंड प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो फूड मटेरियल स्टमक से होता हुआ पैंक्रियाज में जाता है? नहीं जाता। फूड मटेरियल स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये कैसे हेल्प करते हैं? ये जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, ये एंजाइम जो है बन रहे हैं पैंक्रियाज में एंड देन आपके पोवर्ड हो रहे हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे आपके डक्ट ग्लैंड है और ये डक्टलेस ग्लैंड है। तो ये डक्ट ग्लैंड पोवर कर रही है अपना सिक्रीशन कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है डिओडिनम। इसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे जस्ट, उसमें फर्स्ट पार्ट में वो अपना सिक्रीशन पोअर कर रही है एंड वहाँ पे आपका बच्चे वाला प्रोटीन एंड फैट्स का डाइजेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइसिन। This is about the pancreas. So in this video we cover all the 4 parts of alimentary canal: pharynx or esophagus, stomach and pancreas. I hope it is very goodly understandable to you. If you want to join me, so you can join me on YouTube. You can subscribe my channel and like my videos. In next video we talk about the small intestine and large intestine. Thank you students.